नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से एक मुद्दा जिसने बहुत लोगों को परेशान किया है, लोगों को काफ़ी तकलीफ़ पहुंचाई है, वो है सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या। सुशांत सिंह राजपूत हिंदी फिल्मों के एक उभरते हुए नायक थे। सुशांत सिंह ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टेलीविज़न से की। वो टेलीविज़न में काफ़ी कामयाब हुए। उसके बाद उन्होंने फिल्मों की तरफ रुख किया और उन्होंने तकरीबन 1 दर्जन फिल्मों में काम किया और ये तमाम फिल्में ए ग्रेड की थी। और सुशांत सिंह राजपूत हिंदुस्तान का जो हिंदी सिनेमा है उसके टॉप 10 एक्टर्स में शुमार हो चुके थे। ऐसे में जब उनके पास तमाम तरह की सुविधाएं थी, शोहरत, दौलत, इज़्ज़त, तमाम बातें थी, तो महज 34 बरस की उम्र में उन्होंने ख़ुदकुशी की। ये तमाम लोगों के दिलों को हिला गई। राजपूत की ख़ुदकुशी की क्या वजह है और इसके पीछे क्या क्या घटनाएं हैं, क्या क्या इसकी बैकग्राउंड है, इसके ऊपर अभी दुनिया भर के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत किसी को नहीं मालूम और शायद मालूम भी ना चले, क्योंकि इस तरह के हादसे जो हैं वो कुछ दिनों बाद भुला दिए जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत टेलीविज़न से आए और उन्होंने फिल्मों में भी झंडा गाड़ा और टेलीविज़न से फिल्मों में इससे पहले भी बहुत सारे कलाकार आए हैं, जिसमें कि शाहरुख खान के बाद सुशांत सिंह राजपूत अकेले ऐसे दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें बतौर हीरो फिल्मों में कामयाबी मिली। और भी लोग जो टीवी से फिल्मों में आए कामयाब हुए, इरफान खान, मनोज वाजपेयी, आशुतोष राणा और भी कई लोग हैं, लेकिन ये ज़्यादातर खलनायक, नायक इन क्षेत्रों में ज़्यादा कामयाब हुए। मेन स्ट्रीम जो हीरो का जो एक कंसेप्ट है हिंदुस्तान में, उसमें ये लोग नहीं आए। महाभारत के जो अश्वत्थामा थे, प्रदीप रावत, वो आज बहुत बड़े खलनायक हैं साउथ में। और भी कई लोग हैं जो टेलीविज़न से पहुँचे हैं, लेकिन शाहरुख खान के बाद सुशांत सिंह राजपूत इकलौते थे जिन्होंने एक हीरो के तौर पर कामयाबी हासिल की। और इतनी ज़बरदस्त सफलता के बावजूद उनका आत्महत्या कर लेना बड़ा अजीब लगता है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के पीछे कुछ लोगों का इल्ज़ाम है कि जो बॉलीवुड के कुछ मठाधीश हैं उन्होंने उन्हें एक तरीके से उपेक्षित कर दिया, उनका एक बॉयकॉट कर दिया था, उन्हें पार्टीज़ में नहीं बुलाया जाता था। ये ऐसा कुछ लोगों का कहना है, लेकिन ये कोई वजह नहीं हो सकती आत्महत्या करने की। सुशांत सिंह राजपूत की उम्र 34 साल थी। इस पर वो एक कामयाब हीरो का जो एक तमगा था, एक जो स्टेटस था, वो हासिल कर चुके थे। और पार्टीज़ में नहीं बुलाते तो ना बुलाएं। आपके पास खुद इतनी ताकत थी, इतने संसाधन थे, इतने वसाइल थे कि आप खुद की पार्टीज़ आयोजित करते और लोगों को बुलाते। जो टेलीविज़न के, वेब सीरीज़ के और फिल्मों के जो स्ट्रगलर्स थे उनको बुला लेते। और जिस तरीके से कंगना रनौत है जो अकेली टक्कर देती है तमाम दूसरे गुट के लोगों को, एक महिला होने के बावजूद, और उसने कभी घुटने नहीं टेके। और अगर देखा जाए तो इस हिसाब से जो सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड है अंकिता लोखंडे, वो बेहद मजबूत मनोस्थिति की महिला है। उसके करीबी ने उसका साथ छोड़ दिया, जिसका साथ उसने बेहद मुफलसी के और बेहद संघर्ष के दौर में दिया था। और वैसे सुशांत सिंह राजपूत को इस बात का हमें श्रेय देना होगा कि वो महिला सशक्तिकरण में बड़े आगे थे। उनकी ज़्यादातर गर्लफ्रेंड रहीं अंकिता लोखंडे, उसके बाद कृति सैनन जो उनकी केदारनाथ में हीरोइन थी वो, रिया चक्रवर्ती, उनके तमाम मैनेजर, एडवाइज़र्स, कंपनीज़ में काम करने वाली, उसमें महिलाओं की संख्या अच्छी खासी होती थी। लेकिन हम बात कर रहे थे अंकिता लोखंडे की मजबूती की। अंकिता लोखंडे ने कभी कोई ऐसी कमज़ोरी नहीं दिखाई, वो आज भी डटी हुई है। और यही संघर्ष का तरीका होता है, यही एक हिंदुस्तानी फ़लसफ़ा है कि जो मिला है उसमें संतोष कीजिए, भविष्य के लिए अपनी योजनाएं तैयार कीजिए और कभी भी पलायनवादी दृष्टिकोण मत अपनाइए। बदकिस्मती से सुशांत सिंह राजपूत इन तमाम बातों पर खरे नहीं उतरे। सबसे अहम बात यह है कि ये जो शब्द अब वजूद में आया है, वजूद में तो खैर पहले से था, अब चर्चा में आया नेपोटिज़्म। नेपोटिज़्म आखिर है क्या? ये भाई भतीजावाद आखिर है क्या? और दूसरी बात यह है कि नेपोटिज़्म का शोषण तक किस हद तक वास्ता है। सही बात तो ये है कि नेपोटिज़्म और शोषण दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बदकिस्मती से जो बदनाम हैं वो फिल्म और सियासत ज़्यादा हैं इस नेपोटिज़्म को लेकर, इस शोषण को लेकर। लेकिन ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ पर ये कुछ ना हो? फिल्म के अलावा, सियासत के अलावा
मीडिया में, स्पोर्ट्स में, प्राइवेट सेक्टर्स की जॉब्स में, फ़ौज में, हर जगह ये है। आप देखेंगे कि अगर पुराने लोगों को देखेंगे, मीडिया को, ख़ासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जितने भी नाकाबिल, जितने भी बेसुर वाले, बिना किसी उच्चारण वाले, बिना किसी नॉलेज वाले, सबको मौका मिल गया। किसकी वजह से? क्योंकि जो उनके ग्रोह का जो सरगना होता था, उसे किसी चैनल में मौका मिला, अपने साथ तमाम लोगों को लेकर चला गया। यही हाल स्पोर्ट्स में है। हम बहुत सारी कहानियाँ सुनते हैं जिसमें महिला जो खिलाड़ी हैं वो अपने यौन शोषण का इल्ज़ाम लगाती हैं अपने कोच वगैरह पर। और क्रिकेट तो बदनामी सी बात के लिए था कि एक वक्त था कि जब मुंबई के अलावा, जो ज़माने में बॉम्बे हुआ करता था, उस सर्किल के अलावा कहीं बाहर का कोई खिलाड़ी आने ही नहीं पाता था। बाद में बहरहाल इस चीज़ को तोड़ा गया और इसके लिए हमें धन्यवाद देना होगा क्रिकेट के प्रशासकों का ही, जो दूसरे क्षेत्रों से आए। उन्होंने ये जो मुंबई की जो उनका एक वजूद था, उनका जो वर्चस्व था, उसको काफ़ी हद तक ख़त्म करने की कोशिश की। ऐसे ही फ़ौज में है। फ़ौज में अक्सर जो इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं, ख़ास तौर से अफसर के पद के लिए, उनसे ये पूछा जाता है कि आपका कोई करीबी रिश्तेदार है फ़ौज में है तो उसकी रेजिमेंट, उसकी बटालियन, उसका बेल्ट नंबर कुछ बताइए। और अक्सर हमें ये बात पढ़ने के लिए, सुनने के लिए मिलती है कि साहब ये फ़लाँ गांव है और इस गांव में हज़ारों फ़ौजी हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने से ही फ़ौज में काम कर रहे हैं। देखा जाए तो क्या ये नेपोटिज़म की निशानी नहीं है? कायदे से तो जो लोग अंग्रेज़ों के ज़माने में एक पॉजिटिव लिस्ट में थे, उन्हें आप नेगेटिव में डालिए। वो तमाम इलाके, वो तमाम गांव जो पहले अंग्रेज़ों के पसंदीदा भर्ती केंद्र थे, उन्हें तो आज़ादी के बाद ब्लैक लिस्टेड कर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे ही पुलिस में है, तमाम सरकारी नौकरियों में है कि जो एक परिवार का व्यक्ति नौकरी पर लग जाता है या एक गाँव का लग जाता है, वो लोगों को खींचता है। एक ज़माना था, ख़ास तौर से जो समाजवादी पार्टी की सरकार बना करती थी, उसमें एक परिवार में, एक ख़ास जाति के एक परिवार में 8-8, 10-10 लोग एक साथ पुलिस की, सिपाहियों की उसमें भर्ती में शामिल हो गए। एक साथ उनकी नौकरियां लग गई, टीचर्स की नौकरियां लग गई। तो ये तमाम बातें जो नेपोटिज़म की हैं वो हमेशा से ही हैं। ये रिजर्वेशन जो है, ये क्या है? ये भी तो एक तरीके का नेपोटिज़म और शोषण का ही ज़रिया है कि जो मेरिट में आता है उसको मौका नहीं मिलता है, और जो बेचारा गरीब है लेकिन आरक्षित श्रेणी का नहीं है, उसे तमाम तरह की जो आर्थिक दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। तो ये भी एक तरीका है नेपोटिज़म का, लेकिन बदनाम फिल्म और सियासत ज़्यादा है। और फिल्मों में तो ये नेपोटिज़म का खेल बहुत पुराना है। पहले जब हमारी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री थी शुरुआती दौर में, वो स्टूडियोज़ में बटी हुई थी। अलग अलग स्टूडियोज़ थे और वही फिल्में बनाते थे, और जो उनमें काम करने वाले कलाकार थे, पर्दे के आगे, पर्दे के पीछे वालों की बात दूसरी है। उन्हें तो अब भी इसी तरीके से रखा जाता है, मुलाजिम, बतौर मुलाजिम। लेकिन जो पर्दे पर काम करते थे भी, उन्हें भी माहवार या सालाना तनख्वाह मिलती थी। लेकिन जो एक स्टूडियोज़ का कलाकार था, वो कहीं दूसरी जगह काम नहीं कर सकता था, और एक स्टूडियो दूसरे कलाकार की जब फिल्में आती थीं और तमाम उसकी उसकी जो योजनाएं थीं, उसमें बाधा डालने का काम करते थे। इसके अलावा फिर हमारे यहाँ त्रिमूर्ति का दौर चला, दिलीप कुमार का, देवानंद का और राज कपूर का। इन तीनों के ही अपने अलग अलग गुट थे, और सबसे ज़्यादा जो गुटबाजी, जो नेपोटिज़म, जो शोषण हुआ, वो फिल्म इंडस्ट्री का जो म्यूज़िक का फील्ड है उसमें हुआ। हर म्यूजिशियन के अपने अपने पसंदीदा सिंगर थे, उन्हीं से गाना गवाना है, और जो लिखने वाले हैं, जो गीतकार हैं, उन्हीं से लिखवाना है। और इस चक्कर में कभी कभी कुछ लोगों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और मोर्चेबंदी की वजह से कभी कभी जो बहुत टैलेंटेड लोग थे उन्हें परेशानियां, उन्हें दिक्कतें आती थीं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है लता मंगेशकर, जो आजकल सबकी फेवरेट है। लता मंगेशकर के बारे में अगर कोई गहराई से अध्ययन करेगा तो पता चलेगा कि लता मंगेशकर ने अपने अरूज के दौर में कभी किसी दूसरी महिला गायिका का करियर नहीं उभरने दिया। यहाँ तक कि उनकी ख़ुद की सगी बहन आशा भोंसले भी उनकी इस तानाशाही का शिकार हुई। जब उनकी शादी होगी आर.डी. बर्मन से, तब जाके वो एक लड़ने की हालत में आ पाई। और अब भी ऐसा ही है। और इस नेपोटिज़म में ऐसा होता है कि जो बहुत सारे जो साज बजाने वाले हैं, जिनको बजाना भी नहीं आता, उन्हें बैठा दिया जाता है, क्योंकि वो म्यूजिशियन के चहेते हैं, लिहाजा उन्हें इस तरह का मौका मिलता है। और ये जो सबसे ज़्यादा नेपोटिज़म है, कास्टिंग काउच भी इसी का एक हिस्सा है। वो जो छोटे लोग हैं फिल्मों में काम करने वाले, जो एक्स्ट्राज हैं, जो स्टंट मैन हैं, स्टंट मैन के साथ बड़ी परेशानी होती है।
उनकी जो सुरक्षा है उस पर खास कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें काबिलियत से कहीं ज़्यादा सिर्फ नेपोटिज़्म है। आपको किसे मौका देना है, किसे मौका नहीं देना है, आपके ऊपर निर्भर करता है। और सरोज खान ने तो बड़ी बेशर्मी के साथ इसे तस्लीम भी किया था कि कोई बात नहीं, अगर इस तरह का शोषण होता है तो कम से कम उसे रोटी तो मिलती है। दरअसल जब कोई नया लड़का या लड़की मुंबई आते हैं तो उन्हें अगर फिल्मों में काम ना मिले तो टीवी सीरियल्स में काम मिल जाता है। साल 1.5 साल तक ये सीरियल चलते हैं, उन्हें रोज़ का पैसा मिलता है, उनकी लाइफ स्टाइल बदल जाती है। डिस्को जाना, पार्टीज़ करना, ड्रग्स लेना, शराब नोशी करना और किश्तों पर गाड़ी खरीद लेना, फ्लैट खरीद लेना, और अचानक वो सीरियल बंद हो जाता है, आगे काम मिले ना मिले, इससे बड़ी दिक्कतें पेश आती हैं। और यहीं से एक नया दौर शुरू होता है अवसाद का। कुछ लोग इसे झेल जाते हैं जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ ख्वाब बड़े लंबे लंबे देखते हैं, मगर उस ख्वाब के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है उसे वो सहन नहीं कर पाते। और पहले क्या होता था कि फ़िल्मों में केवल काम मिला करता था, अब टेलीविज़न में वेब सीरीज़ के नाम पर जो है वो बहुत सारे मौके दिए जाने का जो है एक सब्ज़बाग दिखाया जाता है। तो जितने ज़्यादा ये मौके बताए जाते हैं तो उसी हिसाब से जो शोषण है वो भी बढ़ जाता है। पहले लोगों को मालूम था कि भाई फ़िल्में कम बनती हैं और फिल्मों में ज़्यादा से ज़्यादा रोल क्या होगा, या तो पर्दे के पीछे होगा और पर्दे के आगे क्या होता है, हीरो हीरोइन, साइड हीरो साइड हीरोइन, कुछ कैरेक्टर आर्टिस्ट। लेकिन अब क्या है, अब जो शोषण करने वाले हैं, जो नेपोटिज्म का खेल खेलने वाले हैं, उनके सामने बहुत सारे पत्ते हैं फेंकने के लिए। हम आपको टीवी सीरियल में काम दे देंगे, हम आपको वेब सीरीज़ में काम दे देंगे, और भी ऐसे बहुत सारे हम आपको स्टेज शोज़ में काम दे देंगे। और यही वजह बनती हैं शोषण की, और नेपोटिज्म इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पहले ज़्यादा लोगों का ध्यान इस ग्लैमर इंडस्ट्री की तरफ नहीं था, लेकिन अब तो बहुत लोगों में दिलचस्पी हो गई है। जिनके माँ बापों ने अच्छा पैसा कमा लिया, जो खुद सेट हो गए हैं, तो उनकी जो अब मौजूदा पीढ़ी है उसके दिमाग में जो दूसरे कारोबार हैं, पेशे हैं, उसका इतना ग्लैमर नहीं है। हर एक को चमकना है, हर एक को दुनिया में मकबूलियत हासिल करनी है। यश राज फिल्म्स में तो बहुत सारे जो बड़े ही रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से एमबीए करके आए हुए लड़के लड़कियां वो काम करते हैं। बहुत सारे जो लड़के लड़कियां हैं वो जाते हैं, वो बाहर से, या तो पुणे में दाखिला हो गया तो अच्छी बात है, यहाँ हिंदुस्तान में कहीं एक्टिंग कोर्स कर लिया उन्होंने, या फिर जो अच्छे रईस माँ बाप की औलाद हैं वो न्यूयॉर्क जाते हैं, वहाँ से एक्टिंग का कोर्स कर आते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने भी देखा है, ख़ास तौर से जो मंडी हाउस है दिल्ली में, वहाँ पे लड़के लड़कियों का ख्वाब होता है। हर एक कोई वहाँ पर, ये बात है अलग है कि शाहरुख खान, सलमान खान या आमिर खान नहीं बनना चाहता, लेकिन हर एक को वहाँ पर बनना है। मनोज वाजपेयी, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आज़मी, स्मिता पाटिल। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि काबिलियत और सपना दो अलग अलग बातें हैं। जो लोग काबिल होते हैं, जिनके अंदर सलाहियत होती है, वो ख्वाब देखें और फिर ख्वाब को पूरा करने के लिए संघर्ष करें तो बात समझ में आती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर दूर दूर तक कोई भी टैलेंट नहीं होता है, कोई भी उनके अंदर गुण नहीं होता, लेकिन सबको बनना है, क्योंकि सपने देखने के लिए तो खैर कोई पैसे नहीं लगते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर काबिलियत होती है लेकिन वो काम नहीं करते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर काबिलियत नहीं होती लेकिन वो काम करते हैं। बहरहाल ये जो सपना है, इसकी जो भट्टी है, इसमें व्यक्ति को खुद ही जलना पड़ता है बतौर ईंधन। इसके लिए वो किसी और को कसूरवार नहीं ठहरा सकता, किसी और को ज़िम्मेदार नहीं बता सकता कि वो उसकी कामयाबी या नाकामयाबी के लिए ज़िम्मेदार है। आज ग्लैमर इंडस्ट्री को लेकर बाहर के लोगों ने अपनी अपनी राय बनानी शुरू कर दिया, ख़ास तौर से सोशल मीडिया पर। कुछ कलाकारों का, कुछ डायरेक्टर्स का, कुछ प्रोड्यूसर्स का बहिष्कार किए जाने की बात की जा रही है। लेकिन कुछ अहम बातें हैं जिसके ऊपर सब लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हो पाता है। ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों से हिंदुस्तान में, कुछ सालों से रियलिटी शोज़ की बाढ़ सी आ गई है। उसमें क्या होता है, उसमें जो है जो लड़का या लड़की होती है वो जज के सामने अपनी गरीबी का, अपनी जो हम्बल बैकग्राउंड है उसका पत्ता फेंकते हैं। अब उनसे कोई बात पूछे कि अगर आपके पिता की बचपन में मृत्यु होगी, अगर आप गरीब हैं तो भाई कोई और काम कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, या किसी और कारोबार में भाग लेकर अपने परिवार को आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए। लेकिन आपको तो नाचने में और गाने में ही
अपनी ज़िंदगी बनानी है। अब ये आपका सपना है, ये आपका ख्वाब है, लेकिन आप यहाँ पर अपनी गरीबी का पत्ता फेंक कर जो है वो लोगों की सहानुभूति लेना चाहते हैं, उनकी हमदर्दी के बलबूते पर जीतना चाहते हैं। और लोगों की समझ इस मामले में बहुत कम होती है, वो नहीं समझ पाते। वो तो ये भी नहीं जानते, उन्हें तो ऐसा लगता है कि देखिए बड़ा एंकर जो है वो बड़ा ही इंटेलिजेंट है, बिना कुछ पढ़े लिखे नीचे देखे वो दनादन बोले जा रहा है। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि 99.9% एंकर जो हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं। ये तमाम बातें नहीं मालूम। अभी जो बहुत दानिशमंद हैं, जो बड़े पत्रकार हैं, जो और दूसरे फील्ड के लोग हैं, वो तंज कस रहे हैं बड़े कलाकारों पर। देखिए कि वो अवार्ड शोज़ में जो है बेइज्जती करते हैं दूसरे कलाकारों की, जबकि उन लोगों को इस बात का इल्म ही नहीं है कि वो एक स्क्रिप्टेड नाटक होता है, वो ड्रामा होता है। उन्हें इस बात का इल्म नहीं है, और ऐसा कई मरतबा हुआ है। अगर आप नहीं समझ पाते कि ये सब ड्रामा है, ये सब नाटक है, तो इसमें कोई क्या कर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फ़िल्में हुई या टीवी सीरियल्स, ये कोई रोज़गार का कोई आम फील्ड नहीं है जिसमें सरकार कोई दखल दे दे या कुछ और नियंत्रण किया जा सके। इसमें जो लोग आते हैं उन्हें किस बात का भरोसा दिया जाए, किस बात का दिलासा दिया जाए, नहीं साहब आपको हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको काम मिलेगा। अब ये एक अलग नेचर का फील्ड है, तो उसके हिसाब से ही ये आगे चलता है। जो एकता कपूर है, वो उसके बारे में कहा जाता है कि वे टीवी आर्टिस्ट होते हैं, वो उनसे मजदूर की तरह काम लेती है, एक साथ उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेती है, फिर दिन रात शूटिंग चलती है। और ये भी एक अलग तरीके का एक अवसाद है, इसके बारे में भी कोई क्या कह सकता है। लेकिन सरकार आखिर कर क्या सकती है। सरकार जो है वो उसके दखल की सीमाएं हैं, वो इन बातों पे ध्यान दे सकती है कि कोई यौन शोषण ना होने पाए, कोई लेबर लॉज का उल्लंघन ना होने पाए, और कोई जो ब्लैक मनी है वो उसमें शामिल ना होने पाए इस निर्माण कार्य में, फिल्मों के और टीवी सीरियल्स के। ये अलग बात है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर होती है। इसके अलावा वो ये देख सकते हैं कि कोई कास्टिंग काउच वगैरह जैसी बातें ना हो, लेकिन वो किसी से ये नहीं कह सकते कि भाई इसको काम दीजिए, इसको काम नहीं दीजिए। ये कोई ऐसा भी नहीं है कि आप यहाँ पर रिजर्वेशन को लागू कर दें कि नहीं साहब 27% ओबीसी को दिया जाएगा और 21% इनको काम दिया जाएगा। इस तरीके का जो है वो अमेरिका में तो होता है, जहाँ पे वहाँ पे जो है वो अफर्मेटिव एक्शन के नाम से होता है कि जो काले हैं, जो ब्लैक हैं, उनको फिल्मों में, सीरियल्स में और तमाम क्षेत्रों में अफर्मेटिव एक्शन के तहत काम फराहम कराया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में ये मुमकिन नहीं है। और जो लोग इन छोटी छोटी बातों पर अवसादित होने की या फ्रस्ट्रेशन में आने की, डिप्रेशन में जाने की बात कर रहे हैं कि किसी के पास फिल्में थीं, फिल्में निकल गई। एक एक्टर जो इतना कामयाब था, जो 34 साल की उम्र में जिसने इतनी सारी फिल्में कर ली बेहतरीन, कभी उन लड़के लड़कियों की तरफ देखिए जो टीवी सीरियल्स में काम करते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, देखने में बहुत अच्छे हैं। वो तमाम लोग संघर्ष कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी चल रही है। और जैसे सुशांत सिंह राजपूत है, उसे तो बहुत ज़बरदस्त कामयाबी मिल गई। 34 साल की उसकी उम्र थी और अभी कम से कम वो 25, 30, 35 साल तक और काम करता। अब उसने 10-12 फिल्में बनाई थी, वो कम से कम 100-150 फिल्में हमारे देश को देकर जाता। इसलिए दुख इस बात का होता है कि जो बड़े ही संभावनाशील कलाकार होते हैं, वो अगर वक्त से पहले चले जाएं तो उनका तो नुकसान होता है, उनके परिवार का तो नुकसान होता है, लेकिन कला के क्षेत्र को और देश को भी नुकसान होता है। गुरुदत्त ने अगर हिम्मत ना हारी होती और ख़ुदकुशी ना की होती तो हो सकता है कि वो भी कम से कम 1 दर्जन बहुत ही बेहतरीन शाहकार हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को देकर जाते। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है फैंस की तरफ से। फ़ैन अपने पसंदीदा कलाकार के लिए ऐसे लड़ने मरने पर आमादा हो जाते हैं जैसा ये उनका कोई ज़ाती मामला हो। और ऐसा ही अब ये सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद हो रहा है। सुशांत सिंह के जो फ़ैन हैं उन्होंने कुछ फिल्मी कलाकारों के बहिष्कार की बात की है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि नाकाम हैं, जो कि फ़िल्म इंडस्ट्री में बहुत कुछ पैसा कमाकर, नाम इज़्ज़त कमाकर वो आ जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि नहीं साहब उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, गोविंदा आ गए, सोनू निगम आ गए, ये कहने लगे। खैर कंगना रनौत की बात तो अलग है, कंगना रनौत कामयाब है और वो आज से नहीं, वो तो शुरू से लड़ने मरने के लिए तैयार है। और हमें इस बात के लिए उस पर फ़ख्र भी है कि एक लड़की होने के बावजूद वो सही तरीके से मुँह तोड़ जवाब देती है। लेकिन और जो दूसरे लोग हैं
कुछ लोग कहते हैं कि नहीं साहब, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सही मौका नहीं मिल रहा, राजकुमार राव को सही मौका नहीं मिल रहा। अरे इनकी तरफ देखो, ये और क्या चाहिए, इतनी ज़्यादा इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, कामयाबी मिल गई, और क्या हिंदुस्तान का पट्टा इनके नाम लिख दिया जाए। दरअसल सबसे बड़ी कमी इस बात की है कि इंसान या तो उसे कुछ हासिल नहीं हो पाता, और जब कुछ हासिल हो जाता है तो उसे लगता है कि नहीं, वो पूरा जहाँ ही अपने आप में समेट ले। और ये तमाम तरह का जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, इसमें सब लोग लगे हुए हैं। जो पेड ट्रोल करने वाले हैं वो लगे हुए हैं। इसके अलावा मीडिया में सबके अपने अपने गुट हैं। मीडिया के जो एंकर्स हैं उन्हें तो ऐसा लगता है कि वो एक महाभारत करा दें, और बहुत सारी बातें हैं। और अक्सर करते हैं, एक जो स्टार है वो दूसरे स्टार की फ़िल्मों को, जब फिल्में रिलीज़ होती हैं तो वो चाहता है कि उसके ख़िलाफ़ नेगेटिव पब्लिसिटी कराए। जैसा कि बाहुबली 2 फिल्म जब रिलीज़ हुई तो बहुत सारे लोग आगे, नहीं साहब ये इसका अभी हॉलीवुड के सामने कुछ नहीं है, ये नहीं है, और इसकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई। उनका मकसद ये था कि नहीं साहब, ये कैसे दूसरे रीजन की फ़िल्म यहाँ पे आ रही है, ये हिंदी फिल्मों पे भारी पड़ रही है। और ये जो मोर्चेबंदी है, ये हर तरीके से हर मुमकिन कोशिश करती है कि कैसे जो जिसके लिए वो काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं और दूसरे को नीचे गिराएं। सबसे बड़ी दिक्कत है जो स्टार्स देते हैं फिल्मों में। एक फ़िल्म बनती है, उसमें बड़ा वक्त लगता है, बड़ा पैसा लगता है, बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है, लेकिन एक कलम घिसू पत्रकार बैठ जाता है और उसको स्टार्स देता है कि ये 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार्स। हु आर यू? तुम कौन हो ये तय करने वाले? तुम्हारी क्या सलाहियत है, तुम्हारी क्या काबिलियत है? मालूम नहीं है कि तुम लोग बिक जाते हो, चंद पैसे पे बिक जाते हो। लोग फिल्म देखने वाले हैं, वो जाएंगे, देख कर आएंगे, उन्हें पसंद होगी, वो दूसरे से उसकी तारीफ़ करेंगे। लेकिन जो तुम स्टार्स देते हो स्टार्स को, ये इसके पीछे क्या घालमेल है, क्या घपला है, ऐसा नहीं है कि इससे लोग वाकिफ़ नहीं हैं। आज कोई कुछ भी कहे कि फ़िल्मों में नेपोटिज्म है, शोषण है, लेकिन इसमें किसी की कोई क्या दखल अंदाजी हो सकती है? हर आदमी का अपना अपना सपना होता है। हमारे देश में बहुत सारी जो है ख़ास तौर से उदारीकरण के बाद जो बाहर सी आ गई है कि सौंदर्य प्रतियोगिताएं जीतने वाली मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ये और इनको एकदम देश की इज़्ज़त के साथ जोड़ दिया जाता है। और इनकी आखिरी मंजिल क्या होती है? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। और वहाँ वो जाकर किसी न किसी एक गुट में शामिल हो जाती हैं। अब उसके बाद, और ऐसा ही तमाम लोगों के साथ होता है जो स्ट्रगलर्स होते हैं, जो अपना ख्वाब लेकर वहाँ जाते हैं, वो उन्हें कोई ना कोई ग्रुप मिल जाता है। अब उन्हें कामयाबी मिली तो अच्छी बात है। और कुछ क्या करते हैं आजकल, जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं, वो एक साथ कोई नया लड़का लड़की आए तो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया और उससे कहेंगे नहीं साहब हम आपके साथ इतनी फिल्में बनाएंगे। और होता ये है कि उसके साथ तो 1 दर्जन की बजाय 1 फिल्म नहीं बना पाते। अब क्योंकि वो बंदिश में बन चुका होता है, बन चुकी होती है, इसलिए बाहर के प्रोडक्शन हाउस की फिल्में साइन नहीं कर सकते। यहाँ से उनको अवसाद हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। इसके लिए कम से कम जब वो इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएं तो उसके साथ साथ एक क्लॉज होना चाहिए कि अगर आप इतनी फिल्में नहीं बनाएंगे तो इसके हिसाब से आपको जुर्माना देना पड़ेगा, और जो सिग्नेचरी है वो आज़ाद हो जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट से। और आजकल जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो ख़ास तौर से फिल्मों में, टीवी सीरियल्स के फील्ड में और मीडिया में, वो नौजवान लड़कों को होती है। इस बात को आप पुरुषों से पूछ सकते हैं कि ये ग्लैमर का फील्ड ऐसा है कि जहाँ वो एक कमज़ोर कड़ी हैं, उन्हें बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है जब वो नए होते हैं। और जो दूसरे फील्ड हैं जैसे मीडिया का है या फिर जो पर्दे के पीछे, उसमें तो आप बतौर डायरेक्टर या बतौर स्क्रिप्ट राइटर, म्यूजिशियन, लिरिसिस्ट काफ़ी उम्र में जाकर भी कामयाबी का स्वाद चखने का इंतज़ार कर सकते हैं। लेकिन जो पर्दे के सामने है, जो पर्दे पर है बतौर हीरो या मीडिया में बतौर एंकर, रिपोर्टर, उसके लिए बड़ा उसे इंतज़ार करना पड़ता है और इस तरीके से उसे मौका नहीं मिलता। ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये बात कभी कभी क्या होता है कि आप खुलकर हकीकत नहीं कह सकते हैं, इशारों में अपनी बात कह सकते हैं, और ज़्यादातर लोग इस बात को समझ जाएंगे कि इशारों में क्या बात कहने की कोशिश की जा रही है, ख़ास तौर से वो जो भुक्तभोगी हैं। फिल्म इंडस्ट्री को व्यवस्थित करने की कोशिशें की गई और जो बड़े घराने हैं, व्यावसायिक घराने, वो इसमें उतरे। उन्होंने बाहर के जो प्रोडक्शन हाउसेज़ हैं उनके साथ ताउन कर फिल्में बनाने की कोशिश की। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये बहुत ही उन्होंने वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाए, क्योंकि ये जो क्रिएटिविटी का फील्ड होता है उसमें उसे आप दूसरे व्यापार की तरह काम नहीं कर सकते। उन्होंने फिल्में बनाई जो रसहीन थी, स्वादहीन थी,
और इसलिए वो ज़्यादा उसमें कामयाब नहीं हो पाए। अब सरकार से जो लोग कार्रवाई की मांग करते हैं, सरकार तो यही कर सकती है कि वो अनुचित व्यापार अधिनियम के तहत कार्रवाई करे कि अगर किसी की फ़िल्म रिलीज़ होती है और वो कोई दूसरा मल्टीप्लेक्सेस के साथ एक साजिश के तहत दूसरे की फ़िल्म को रिलीज़ ना होने दे, तो सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा जो पार्टीज़ में, जो फ़िल्मों की पार्टीज़ होती है, उसमें ड्रग्स का और दूसरे मादक पदार्थों का इस्तेमाल होता है, या फ़िल्मों में जो अंडरवर्ल्ड का पैसा है, वो उस पर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन वो किसी डायरेक्टर से, किसी प्रोड्यूसर से, किसी प्रोडक्शन हाउस से ये नहीं कह सकती कि आप इस लड़के को लीजिए, इस लड़की को लीजिए। ये हो सकता है कि गैर आधिकारिक तौर पर कोई सिफारिश कर दे और उसकी सिफारिश मान ली जाए, जैसे कि हमारे अमिताभ बच्चन इंदिरा गांधी का ख़त लेकर गए थे और उन्हें फ़िल्म मिली साथ हिंदुस्तानी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ही कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इसे किसी कानूनी दायरे में उस तरह से नहीं लाया जा सकता कि इसको काम मिलना चाहिए, उसको काम मिलना चाहिए। काम देना या ना देना उन्हीं का अधिकार है जो ये फ़िल्में बनाते हैं, जो टीवी सीरियल्स बनाते हैं। एक काम जो सरकार कर सकती है, एक तो वो जो सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड में बड़ी ही एक अपनी मनमानी तरीके से काम करने की एक शैली है, एक प्रवृत्ति रही है। कभी कभी तो वो ऐसे ऐसे सीन को पास कर देती है, जैसा कि बैंकेट क्वीन में था, पूरी नेकेड लड़की थी, और कभी कभी वो कहो ना प्यार में राकेश रोशन ने तंज कसा कि उन्होंने मेरी फ़िल्म आराम से पास कर दी, बस एक आध उन्होंने गाली काट दी, गाली थी शिट। तो जैसा कि ये टेलीविज़न पे करती है सरकार, वो जो गालियाँ होती हैं बहुत ही आम गालियाँ, जो आम ज़िंदगी में भी कोई ख़ास बुरी नहीं मानी जाती, उन्हें तो काट देती है। लेकिन वेब सीरीज़ जो उसमें खुलकर नंगापन चलता है, तो सरकार जो कर सकती है वो एक तो ये वेब सीरीज़ पर लगाम कस सकती है, और दूसरा सेंसर बोर्ड को सही कर सकती है। और इसमें जो शोषण की जो आजकल वजह बन रही है, ये जो गए हैं नए नए डायरेक्टर वगैरह, ये जो एक्टर वगैरह जो वेब सीरीज़ के नाम पे गंदगी फैला रहे हैं, और वेब सीरीज़ के नाम पर शोषण भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कहते हैं कोई बात नहीं, हम आपको पहले वेब सीरीज़ में काम देंगे, इसके बल पर आपको टेलीविज़न सीरियल्स में काम मिल जाएगा, फिर आप फिल्मों में चले जाएंगे। वहाँ तो ख्वाब दिखाने वाले और इंसान को हर तरीके से लूटने वाले लोग बैठे ही हैं। इसके अलावा जनता को एक बात समझनी होगी, जो फिल्मी नायक नायिका होते हैं वो असल ज़िंदगी के नायक नायिका नहीं होते। इनका काम है मनोरंजन करना। आप पैसे देते हैं, उनकी फिल्में देखते हैं, उनके टेलीविज़न सीरियल्स देखते हैं और वो अपना काम करते हैं। उन्हें आप अपनी ज़िंदगी में इस कदर मत जोड़िए। इसके अलावा जो व्यक्ति जाता है, जो वहाँ काम करने जाता है, भाई उसका वो ज़ाती सपना होता है। अपने सपने को पूरा करने की कीमत आप ही को चुकानी होगी। अगर आप कुछ उल्टा सीधा कर लेते हैं तो फिर आपका परिवार दुखी होगा कुछ दिनों के लिए। और एक बड़ी दिलचस्प बात है ख़ास तौर से हिंदुस्तान में, कि नेता और अभिनेता जब ये लोग संघर्ष कर रहे होते हैं, जब अपने सपने को जीने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो सभी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, और जब ये कामयाब हो जाते हैं तो हर आदमी अपने आप को इनसे एसोसिएट करने की कोशिश करता है। ये अभिनेता और नेता की इस देश में अजीब दास्तान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी जो सपना होता है उसे पूरा करने के लिए तमाम मेहनत, तमाम कोशिशें करनी चाहिए, लेकिन कोई भी ख्वाब, कोई भी सपना, कोई भी स्वप्न कभी ज़िंदगी से बड़ा नहीं होता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने ख्वाब के चक्कर में, अपने सपने के चक्कर में अपने जीवन को जो ईश्वर ने आपको दिया है उसे ही दाव पर लगा दें, उसे ख़त्म कर दें। नमस्कार, जय हिंद।